नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई का समय आ चुका है और वर्तमान में किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा बुआई से पहले और बुआई के बाद, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा खरीफ फसलों के खेत की तैयारी, नमी संरक्षण व तापमान विनियमन हेतु सूक्ष्म कृषि पद्धतियाँ। और इसी खास विषय पे हमारी बहुत ही खास मेहमान पुष्पा वर्मा जी, जो कि वर्तमान में कृषि सूचना अधिकारी के पद पर कृषि निदेशालय शिमला में कार्यरत है। पुष्पा वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार पुष्पा जी, अगर हम बात करें खरीफ फसलों की, तो आखिर कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ फसलों में आती हैं? और अगर हम साथ ही बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख कौन कौन सी जो खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं? रजत जी, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि खरीफ फसलें, जो खरीफ एक सीज़न होता है ना, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में 3 सीजन्स पाए जाते हैं। मुख्यतः तो 2 होते हैं, खरीफ और रबी, जो मेन फसलें जिनमें उगाई जाती है। और उसके बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन कम ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप्स होती हैं, वो भी हम इन बिटवीन इन 2 मुख्य सीज़न के बीच में लेते हैं। तो खरीफ सीज़न जो है वो बरसात विद द ऑनसेट ऑफ मानसून से माना जाता है, 15 जून से और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, है ना। तो इस दौरान जो है जो जितनी भी फसलें लगती है वो खरीफ सीज़न की फसलें मानी जाती है, जिसमें मुख्यतः सीरियल्स की बात करें हम तो मक्की हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और इसके अलावा धान की खेती होती है, और साथ में ही बहुत सी दालें हैं जो इनके साथ भी रिकमेंड करते हैं कि मेज के साथ। और इसके अलावा कुछ अंडरग्राउंड क्रॉप्स रहती है, जैसे अदरक है, अरबी है और टमाटर हल्दी भी हमारे है, प्रदेश में वर्तमान में जी टमाटर की जो वैसे काफ़ी दिनों से हो जाती है, मतलब बरसातों से पहले हमारी कोशिश रहती है कि उसकी हम हार्वेस्ट करें। और कुछ जगहों पे बरसातों में भी ये फसल ली जाती है, टमाटर की भी रहती है, और ये सारी जो है मुख्यतः उगाई जाती है। पुष्पा जी, अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हमारे प्रदेश में बहुत समय से तापमान बढ़ता जा रहा है और बारिश भी कम देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम बात करें खरीफ फसलों की, तो सबसे जो अनुकूल समय कौन सा रहेगा जो बुआई के लिए खरीफ फसलों का, जो आप हमारे किसान भाई को बता सकते हैं? तापमान का रेगुलेशन, तापमान को कंट्रोल करना, आइडियल तापमान की जो आइडियल कंडीशन मानी जाती है वो 17-18 डिग्री से 24-25 डिग्री तक, और हिमाचल में वैसे इतना ही रहता था। और इसके बाद जब 24-25 से ऊपर अगर तापमान जाता था तो बारिश हो जाती थी। पर इस बार जैसा आप देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का ये असर है। तो इसके चलते क्लाइमेट, ये तो बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर पे हमें काम करना पड़ेगा, जितना भी टेम्परेचर। और इसके अलावा मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, नमी जो है उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी में, एनवायरनमेंट में, ताकि क्योंकि 15 जून तक जो है वो स्टार्ट हो जाती है फाइनली, जो मक्की की बुआई का टाइम रहता है कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार से, वो 15 मई से लेकर 15 जून तक अनुमोदित है। इसके अलावा फिर चलो कुछ जगहों पे जैसे जुलाई फर्स्ट वीक तक भी चला जाता है, पर जैसे क्योंकि इस बार बारिश समय से नहीं हो पा रही है, आप देख ही रहे हैं, तो उसके चलते ये टेम्परेचर, तापमान का जो है बड़ा ज़रूरी है, इस पे हम काम करें। तो इसके लिए अलग अलग हमारे रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं। और इसमें आगे आपको मैं बताऊंगी कि इसके अलग अलग कौन से वो है। पहले अगर हम बात करें फसल चयन का, बीज चयन का, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले किसान भाई को ये सोचना होगा कि उन्हें कौन सी फसल को उगाना है, और काफ़ी नए किसान भी देखने को हमारे प्रदेश में धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कौन सी फसलें जो वर्तमान में और कौन कौन सी स्थिति के हिसाब से जो किसान भाइयों को खरीफ की फसलें लगानी चाहिए? खरीफ में जैसे अभी तो मुख्यतः जैसे मैंने बताया, अनाजों में तो मेज की रहती है, मक्की की रहती है और धान का रहता है। और साथ में ही हमारे यहाँ मिलेट
का भी काफ़ी ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं इसमें, किसानों को हम इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं मोटा अनाज जो कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है, जो तापमान है वो बढ़ जाए तो भी इसको सहन लेता है। कम नमी में ड्रॉट का असर भी, मतलब ड्रॉट में भी ये उग भी जाता है और सरवाइव भी कर जाता है। तो मिलेट का भी इस दौरान जो खरीफ फसलों में रहता है वो इसी दौरान इसकी बुआई होती है। तो जैसे किसानों को जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी है उनसे भी वो इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बीज जो है वो, जैसे आपने कहा, वो वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट हम आदान मानते हैं उसको। अगर बीज आपका सही है तो फसल भी आपकी स्वस्थ होंगी, अच्छा उसका उत्पादन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीजों का चयन जो है वो अनुमोदित किस्में ही करें। और हमारे विभाग के अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा अनुमोदित जो किस्में हैं, जो यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित है, वो प्रोवाइड कराई जा रही है किसानों को, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं हमारे किसान। जी। पुष्पा जी, अगर हम बात करें मिट्टी की नमी की, सॉइल मॉइस्चराइजिंग की, आखिर ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अगर आप हमारे किसान भाई को बताएं। सॉइल मॉइस्चर, मृदा नमी और टेम्परेचर, तापमान, ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, क्योंकि सॉइल, मिट्टी में जब नमी होगी, जब सीड हम डालते हैं तो सीड में यही दो चीज़ें हैं जो उसकी जर्मिनेशन में मदद करता है ना। तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, जैसे ही बुआई, पहले तो हम देखिए बुआई के लिए खेत को प्रॉपर तैयार करने की सलाह देते हैं किसानों को कि बुआई, क्योंकि अभी बुआई में काफ़ी टाइम लग रहा है, जैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में मैक्सिमम जो अधिकतर जो एरिया है वो वर्षा आधारित है। अगर इरिगेशन का, सिंचाई का प्रावधान है तो किसान बुआई कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं। पर अगर जैसे डिले हो रहा है बारिश में, तो उससे पहले हमारी यही सलाह रहती है कि प्रॉपर खेत को तैयार करें, हल से जुताई या जो भी इम्प्लीमेंट, आजकल यंत्र भी काफ़ी उपलब्ध है, टिलर है और भी ट्रैक्टर भी उपलब्ध है, तो उससे एक गहरी जुताई की जाती है। उससे क्या रहता है कि गहरी जुताई से हमारा जो नीचे के जैसे खरपतवार है, उनकी जड़ें भी सूर्य की रोशनी को एक्सपोज हो जाती हैं, तो वो एक ऑटोमेटिक कंट्रोल का काम करता है। वो जो खराब हो जाएगी और जो किसानों को छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो तब तक, जब तक जो है वो एक्सपोज होंगी, और जब तक हम फसल की, वो मेन फसल की बुआई करेंगे तो वो, और उसके अलावा बहुत से बायोलॉजिकल, जैसे पक्षी है, कुछ है इस तरह के, मतलब बहुत से इंसेक्ट पेस्ट भी है, मित्र कीट भी होते हैं हवा, वातावरण में, जो कि उनको खा लेते हैं, है ना। तो वो भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो गया। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट के, उसमें कोई मतलब छोटे छोटे एग्स होते हैं, कई स्टेजेस में वो करता है, हाइबरनेट भी करता है, तो वो सब भी एक्सपोज होता है सन की, सूर्य की रोशनी के लिए। हाँ, तो वो सारा जो है वो सन की रोशनी से भी ख़त्म हो जाएगा। सन सोलराइजेशन बहुत रिकमेंड की जाती है इसके लिए। और साथ ही जो इंसेक्ट पेस्ट है, उनके जो अंडे हैं उसमें होते हैं, मिट्टी में होते हैं, गहरी जुताई से वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसका भी वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा नेचर ही हमारा कर देता है। जी, अगर हम बात करें, जब भी हम सॉइल मॉइस्चराइजिंग की बात की जाती है तो उसमें सबसे जो प्रमुख बिंदु नज़र आता है वो है मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई को बताएं, अगर मल्चिंग कैसे की जाती है और किस तरह से वो मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हाँ, मल्चिंग आच्छादन भी बोलते हैं इसको, अलग अलग लोकल भाषाओं में लोग बोलते होंगे। तो इसका मल्च का रहता है कि हम जो भी हमारा आसपास स्थानीय परिस्थितियों में जो भी घास फूस और इस तरह के पौधे होते हैं, जो जिनके पत्तों को हम बारीक लेयर मिट्टी पे, मिट्टी पे बिछाई जाती है, खेतों में बिछाई जाती है सोइंग के बाद, बिजाई के बाद। उससे क्या रहता है कि एक तो जो मिट्टी में जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल है, अगर हम इरिगेशन दे रहे हैं तो वो एकदम उड़ेगा नहीं। वो जो परत हम ऊपर से बायोलॉजिकल मटेरियल की डाल देते हैं, जैविक जो डालते हैं, वो उसको उड़ने नहीं देता, जो उसमें हवा, तो कहना कि एक तरह की जो प्रोटेक्शन लेयर के तौर पे काम करता है। प्रोटेक्शन भी करेगा वो। और इसके अलावा मल्च का ये रहता है कि वो सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर को तो कंट्रोल करता ही है, और साथ ही वो जो खरपतवार
जी। क्योंकि वीड्स जो है इनकी इतनी ज़्यादा स्पीड से ये उगते हैं, इतनी देर में आपके मुख्य फसलें नहीं जर्मिनेट कर पाती, वो नहीं, उसमें नहीं हो पाते ये अंकुरित, और वो बहुत जल्दी जैसे ही उनको स्पेस मिलता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर, क्योंकि वो बड़े हार्डी, उनके बीज भी इस तरह के हैं, वो बड़े आराम से, तो मल्च जो है एक तरह से उनकी जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो मल्च की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल भी होता है और कुछ प्लास्टिक मल्च भी बाजार में अवेलेबल है, तो सस्ता तो बायोलॉजिकल ही रहता है, तो हम किसानों को इसको, और मोर ओवर वो ऑर्गेनिक कार्बन भी मिट्टी में जो करवाता है और साथ ही ऐड करता है, और उसमें बाद में जैसे बारिशें आएंगी तो वो उसी में मिलके और ज़्यादा उसको उर्वरकता को भी बढ़ाएगा। मिट्टी की जितनी भी हमारी सॉइल की, मिट्टी की जो कंडीशंस होती है, जिसको हम फिज़िकल कंडीशन बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर को, इनफिल्ट्रेशन रेट, जिसमें पानी जो है एकदम बारिश का बहने की बजाय वो मिट्टी में कहीं ना कहीं जो वो जाएगा, अंदर जाएगा, आवश्यकता अनुसार मिल सके, पोरोसिटी बढ़ेगी, है ना, तो वो उसमें जाएगा और हमारे पास वो स्टोर रहेगा, भंडार रहेगा। जब कभी हमारे पास लीन पीरियड है, बीच में भी अगर मौसम फसल के बीच में भी अगर कहीं बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो उस दौरान भी वो एक तरह से बहुत, तो कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे भी किसान भाई इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि जहाँ पे पानी कम है उनके खेतों में, और ताकि जो आवश्यकता अनुसार जो फसलों को पानी मिल सके। जी। एक और जो अहम बिंदु, जब हम सॉइल मॉइस्चराइजिंग की बात करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग के बारे में, अंतः फसल के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा आप किसान भाई को बताएं। बिल्कुल, अंतः फसलें जो है ना, जैसे इनका क्या रहता है कि एक तो ये सिमिलर एक्शन करती हैं, मॉइस्चर को भी आपके रेगुलेट करेंगी, टेम्परेचर को भी, और सबसे ज़्यादा इसमें वीड, जैसे हम मक्की की फसल में बीच में अंतर फसल के रूप में बहुत सी हमारी दालें जो है वो इस खरीफ मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे मक्की में अरहर, सोयाबीन, स्ट्रिप्स में भी उगाई जा सकती है, और लाइनों में भी आप उगा सकते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो मक्की की फसल है उससे जो पानी, और उसका क्या जो ग्रोथ, अगर आप पैटर्न देखेंगे, जो माश की क्रॉप अगर आपने देखी होगी, तो उसका एकदम से ग्रो करती है, वो जो उसका कवर है वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को ढक लेती हैं, तो मिट्टी के जो मृदा संरक्षण का भी काम कर रही है वो, मॉइस्चर तो कंजर्व कर रही है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, साथ में वो मृदा संरक्षण, जब भारी बारिशें बरसात में होती है तो उससे बहने की बजाय वो मिट्टी, क्योंकि वो कवर कर रही है उस फसल को। और इसके अलावा दालों का, अंतर फसलों का ये भी रहता है कि ये हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फसल को देने की, मतलब इनमें क्षमता है फिक्स करने की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अगर हम एयर कॉम्पोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वातावरण में अवेलेबल है, 74% है ना, आगे अगर मैं गलत तो, पर हमारे पौधों के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सके। तो दालें इस तरह की फसलें हैं, इनमें इस तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जो एक दूसरे को बेनिफिट करती है, ये दोनों क्रॉप्स मक्की में। तो ये इनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं, जो नाइट्रोजन, बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता रखते हैं, और वो जो मेन फसल है उसको वो नाइट्रोजन भी सप्लीमेंट कर रहे हैं। और नाइट्रोजन, हम अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स में लिए जाते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों को जो है ना, ये पूरी फसल का जो पूरा लाइफ साइकिल है उसके दौरान ये तीनों ज़रूरी है। मेजर का मतलब है कि अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो फसल आपकी मर सकती है, ठीक है। तो वो जितनी भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है तो उस क्वांटिटी में वो दी जानी चाहिए। तो दालें जब हम साथ में उगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन को सप्लीमेंट कर रही है ना। तो उसके मतलब अगर माश और मूंग की बीच में हम मेज में स्ट्रिप के तौर पे कर रहे हैं या लाइनों में हम कर रहे हैं, तो कोई अन्य उसकी मतलब मेज के ही जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो वही फर्टिलाइज़र उस पर भी काम कर जाता है, उसको अतिरिक्त फर्टिलाइज़र खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये मतलब ये अंतर फसलें, इंटरक्रॉपिंग का ये बहुत अच्छा, और ये बहुत पुराने टाइम से हमारे लोग करते आए हैं,
शायद ये साइंटिफिकली नहीं भी पता होगा कि ये किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट करती है, पर हमारे जो पूर्वज है वो ये सब पैटर्न को फॉलो करते आए हैं। जी जी, जी। एक और बात जो हम अक्सर सुनने के लिए बोलते हैं, विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि क्रॉप रोटेशन मिट्टी की नमी और मिट्टी की जो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जो हम किसानों को बताते हैं हमेशा। अभी मोनोकल्चर भी आपने सुना होगा कि एक ही फसल उगाएंगे तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो सॉइल मॉइस्चर वगैरह का तो है ही, साथ में क्या रहता है जो इंसेक्ट पेस्ट, जो कीड़े और बीमारियां अगर एक फसल में है ना तो वो कंटिन्यूस उसको होस्ट प्लांट मिल रहा है और सर्वाइव करेगी, उसको एक आइडियल कंडीशन मिल रही है सर्वाइवल के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी रहता है कि क्रॉप्स रोटेशंस में उगाई जाए। जैसे इस खेत में अगर इस बार हमने मक्की लगाई है, हमें लगता है कि इसमें किसी तरह के एक पर्टिकुलर कीड़े का हर साल इसमें अटैक आ रहा है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस जगह पे आप कोई अन्य फसल उगाएं, जी, है ना। इस मक्की को किसी दूसरी खेत में या दूसरे टुकड़े पे आप कर सकते हैं, है ना, और उस तरफ जो है आप कोई और फसल के लिए का चुनाव करें जो भी आपको जो लोकल कंडीशंस है उनके मुताबिक आपको सही लगता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप को विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं इस बारे में कि इसमें कौन सी फसल उगाना। आज के जो हमारे एक और जो चर्चा का अहम विषय है मिट्टी का जो तापमान में संतुलन बनाए रखना। तो मिट्टी में क्या जो तापमान का संतुलन बनाए रखना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से हमारे किसान भाई जो मिट्टी के तापमान का जो एक संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिल रही है, वो बुआई से पहले भी ठीक नहीं है, बुआई के बाद भी ठीक नहीं है। तो किस तरह से हमारे किसान भाई जो मिट्टी का जो तापमान का संतुलन बनाए रख सकते हैं? इसमें मिट्टी का जो टेम्परेचर है या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो सब कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है जी। क्योंकि यही सब है जितना नमी आपको मतलब सीड के लिए रिक्वायर्ड है, जर्मिनेशन के लिए, अंकुरित होने के लिए, उसको लाइफ टाइम जो है लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होती है। तो वो सब मेंटेन करना किसान को ज़रूरी है अगर उसको फसल प्रॉपर लेनी है, नहीं तो फिर बीच में अगर हम इन चीज़ों से का ध्यान नहीं देंगे तो क्रॉप मर भी सकती है और उसकी उत्पादन और उत्पादकता पे तो बेशक आएगा, उस पर फ़र्क आएगा। तो उसके लिए मल्चिंग जो है, आच्छादन जो है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया वो है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों का ये रहता है कि शुरू में जितनी भी अंडरग्राउंड क्रॉप्स है जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, अरबी है ना, ये सब में तो फुल्ली रिकमेंड होता है कि आप पहली एक बारीक परत उसकी उठाएं। इसके साथ मेज में भी ये सब कर सकते हैं और स्ट्रिप क्रॉपिंग का भी रहता है, कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर पे भी ऐसे जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है तो छोटा ऊपर नीचे इस तरह का रहता है, तो हम यही प्रेफर करते हैं, यही अनुरोध सलाह देते हैं कि इनको छेड़ा ना जाए, भौगोलिक जैसा है उसी तरह से हम इसको मेंटेन करें, क्योंकि ऊपर से हमारे यहाँ बरसातें बहुत भारी रहती है, उसके चलते क्या होता है कि पानी एकदम बह जाता है। कंट्रोल करने के लिए या तो फिर वो जो कंटूर में जो क्रॉपिंग रहती है उसमें ये रहता है कि ऊपर से बारिश नीचे आएगी और नीचे 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 वो कहीं ना कहीं सॉइल वाटर कंजर्वेशन एक हमारे पास भंडार रहेगा, वो अगली उस क्रॉप के लिए लीन पीरियड में भी यूज़ कर लेगी, क्रॉप उसका इस्तेमाल कर लेगी और उसका इम्पेक्ट ऊपर तक आता है ना। और साथ साथ वो टेम्परेचर को भी कंडीशंस को कंट्रोल करने में भी वो रहता है। जो आइडियल कंडीशन तापमान की फसलों के लिए, चाहे वो अंकुरित के लिए और पूरे लाइफ साइकिल में मानी जाती है, वो 16-17 खरीफ सीजन में 16-17 डिग्री से लेके तो कहना है कहीं तापमान का जो संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। बिल्कुल मैम, एक और जो हमारे मन में अक्सर सवाल आता है कि खरीफ फसल से पहले मिट्टी की जाँच कराना कितना आवश्यक है और किसान भाई कहाँ से मिट्टी की जाँच करवा सकते हैं? ये मिट्टी की जाँच खरीफ से पहले भी और रबी सीज़न से पहले भी हमारी यही सलाह रहती है कि जो मेन फसल जैसे रबी की कटाई हो गई, खेत खाली हो जाता है ना, और उस दौरान जो है वो
एक्चुअल उसका एनालिसिस हो पाता है जितनी भी, क्योंकि जो पिछली क्रॉप थी वो जितना लेना था उसको, रबी सीज़न की जो भी क्रॉप्स आपने उगाई थी वो उसने ले लिया। अब जो बचा है वो शेष है, फिर अगली क्रॉप के लिए अलग से उसकी ज़रूरत रहती है। एनपीके की हम मुख्यतः बात करते हैं, सूक्ष्म तत्व भी है, अब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोला जाता है ना, तो वो भी रिकमेंडेड डोज रहती है। तो वो सॉइल टेस्टिंग बेस पे, और सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो हमारे प्रदेश में हर ज़िले में सॉइल टेस्टिंग की मुफ्त सेवा किसानों को उपलब्ध है। वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और फील्ड फंक्शनरीज है वो स्वयं भी कलेक्ट करते हैं उनके फील्ड से, और वो चाहे तो किसान चाहे तो उनको कलेक्ट करके अधिकारी के कर्मचारी के पास दे दें, तो वो टाइम पे उसका उनको सॉइल में जो भी अवेलेबल जो भी न्यूट्रिएंट है और उसकी रिकमेंडेशन उसकी आगे की सिफारिशें भी उसमें मिल जाती है कि कितना आपको ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा है तो वो ज़रूरी नहीं है आपको वो फर्टिलाइज़र या वो सब देना ही है। लगभग कितने समय पहले जो किसान भाइयों को मिट्टी की जाँच बुआई से पहले जो निदेशालय में से ले लेनी चाहिए या दे देनी चाहिए? बुआई से मैंने कहा ना आपको, जैसे रबी की फसलें हैं वो अप्रैल में मई तक तो बिल्कुल, जैसे हायर रीचेस में मई तक भी जा सकती है, फर्स्ट वीक तक। तो उसके इमीडिएट बाद जब खेत खाली हो गया और अगली जो हम जुताई कर रहे हैं उससे पहले खेतों में उसका भी तरीका रहता है, 2-3 जगहों से लेके और उसका एक सैंपल बना के 500 ग्राम का जो है वो सैंपल रहता है मिट्टी का, क्योंकि अलग अलग टेस्टिंग होती है, तो वो सुखा के थोड़ा छाया में सुखाएं किसान भाई, ये हमारा वो रहता है कि कुछ, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हर तरह की प्राकृतिक जो लॉसेस बोलते हैं हम उसके लिए वो होते हैं उसमें वॉलेटाइल, वो धूप से भी उड़ भी जाता है, इनफिल्ट्रेट भी हो जाएगा जैसे बारिश होएगी। तो इसीलिए अगर जब हम रिकमेंड करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो जो फास्फोरस और पोटाशियम है और नाइट्रोजन की 1/2 डोज वो हम एज अ बेसल डोज रिकमेंड करते हैं बुआई के समय पे, है ना। और तो कहीं ना कहीं मिट्टी की जांच बहुत ज़्यादा बहुत आवश्यक। अगर हम साथ ही बात करें आपके विभाग की, तो आपका विभाग किस तरह से किसान भाइयों के लिए कार्य करता है, और अगर किसान भाइयों को आपसे विभाग से कृषि से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो किस तरह से हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि विभाग के अंतर्गत प्रोग्राम्स तो बहुत चलते हैं और उनकी हमारी यही रहती है कोशिश कि किसानों तक उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम पहुँचा पाए, ताकि वो उनका भरपूर फ़ायदा उठा सके, चाहे वो जानकारी है चाहे कोई भी अन्य सुविधाएं विभाग के अंतर्गत है। तो इसके लिए एक तो हमारा रहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फील्ड लेवल पे अलग अलग कैंप, सेमिनार वगैरह भी समय समय पर करवाए जाते हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। उसमें सभी प्रोग्राम्स के बारे में और जो भी आवश्यक जो सूचना है उसके बारे में बताया जाता है। और अगर किसी किसान भैया को ऑनलाइन जो जानकारी प्राप्त करनी है तो बिल्कुल, इसके लिए हमारी विभागीय वेबसाइट है agriculture.hp.gov.in। इस पे हमारी जितनी भी जानकारी है वो सब अवेलेबल रहती है, किसान उससे फुली वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। तो कहीं ना कहीं किसान भाई ऑनलाइन भी और फ़ोन करके भी आपकी विभाग से जानकारी मैं आपका बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपसे बहुत सारी हमें जानकारी मिली और साथ ही आपने बताया कि किस तरह से जो खरीफ फसलें हैं उनसे जुताई से पहले और जुताई के बाद किन किन बातों का ध्यान जो किसान भाई को रखना होगा उसके बारे में आपने जानकारी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।